हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो ईथर की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई ईथर्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो जो ईथर्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईथर्स का लेस रिएक्टिव होना यानी कि वो रिएक्शन में फटाफट से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ पार्टिसिपेट कैसे करेगी रिएक्शन में, जब वो खुद जल्दी जल्दी टूटेगी, कोई भी बॉन्ड वो जल्दी से तोड़ेगी और फिर जाकर के नए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाएगी, है ना, ऐसा करते हैं। सो लेस रिएक्टिव है यानी कि वो जल्दी से नहीं टूट रही है और बॉन्ड नहीं बना रही, किसी से रिएक्ट नहीं कर रही। तो इसका रीज़न क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ईथर में आपको दिखाई दे रहे होंगे दो अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप ये है। तो अल्काइल ग्रुप्स को हमेशा हम बोलते हैं बल्की ग्रुप्स। ठीक है, बल्की ग्रुप्स यानी कि आप कह सकते हैं भारी ग्रुप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ये, है ना। इनके अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बहुत सारी। तो सोचो अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे और बीच में एक ऑक्सीजन है, अगर कोई इससे रिएक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा, वो इतने सारे इसके बल्की ग्रुप से उसे क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिएक्ट कर सकता है ना, ऐसा करना पड़ेगा। मगर इसके लिए ये बल्की ग्रुप्स नहीं होने चाहिए या फिर कम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस ईथर में दो बल्की ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आने वाले रिएक्टेंट को रोकते हैं। सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक यानी कि बल्की ग्रुप के वजह से, आप लिख लीजिए, स्टेरिक का मतलब होता है बल्की ग्रुप, और हिंडर करने का मतलब होता है टू इनहिबिट, रुकावट करना, उसे रोकना। ठीक है, तो इनहिबिट कौन कर रहा है यहाँ पर, ये बल्की ग्रुप के वजह से हो रहा है इनहिबिशन, यानी कि रुकावट हो रही है किसमें, रिएक्शन में। तो यहाँ पर ईथर में दो रिएक्टिव, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं जिनके अराउंड बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रखी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, जिसके वजह से कोई भी कमिंग रिएक्टेंट इस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। सो ये फिनोमिना कहलाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि बल्की ग्रुप के वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शन इनहिबिट हो रही है ना, रिएक्शन नहीं हो पा रही है। सो दिस इज बिकॉज इन ईथर ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय टू बल्की अल्काइल ग्रुप्स विच कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये रीजन आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इथरनल ऑक्सीजन। तो अब ऐसी कोई रिएक्शन तो होगी जिसमें जो ईथर का ऑक्सीजन है उससे हम रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो अब हम वही रिएक्शंस देखेंगे जिसमें ROR का जो O है उससे इन्वॉल्विंग रिएक्शंस जो होंगी वो अब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड एसिड्स। कंसनट्रेटेड यानी कि जिनमें वाटर का अमाउंट कम होगा, वो डाइल्यूट नहीं होंगी, यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड्स। तो सबसे पहले कंसनट्रेटेड एसिड्स में हम देखेंगे, जो भी देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगी। अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड्स में देख रहे हैं तो हम सबसे पहले H2SO4 देखेंगे, है ना। H2SO4 एक अच्छा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी आप जानते हैं कंसनट्रेटेड होते हैं और एक होता है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो कंसनट्रेटेड होगा उसमें पानी का अमाउंट कम होगा और डाइल्यूट में पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसलिए वो डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट आप जानते हैं कि जो डाइल्यूट होते हैं एसिड्स वो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। जब वो जल्दी जल्दी टूट जाएंगे तो वो इस तरफ टूटेंगे, यहाँ पर 2 H आयंस टूटेंगे और SO4 नेगेटिव टूटेगा, अच्छे से टूटेगा, हर चीज़ जो होगी अच्छे से टूटेगी, है ना। मगर यहाँ पे कंसनट्रेटेड के केस में क्या होता है कि यहाँ पर कम H आयंस टूटते हैं, तो एक ही H आयन इस तरफ टूटेगा, तो बचे कितने अब मेन जो कंपाउंड था उसमें बचा एक H और बचा SO4। HSO4 यहाँ पे बच जाता है, HSO4 नेगेटिव, और H आयन यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड में और डाइल्यूट में, तो आपको ध्यान रखना है कि हम डाइल्यूट कब डालते हैं और कंसनट्रेटेड कब डालते हैं। जब भी हमें आयंस चाहिए, H आयंस चाहिए, यानी कि कंसनट्रेटेड स्टेट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी कम है ऐसी स्टेट में, तो तब हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। और डाइल्यूट में जब हमें अच्छे से बॉन्ड जो है हमारा टूट चुका है, H2SO4 का जो बॉन्ड है अच्छे से टूट जाएगा, 2 H आयंस निकल जाएंगे, SO4 भी निकल जाएगा, तब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ करेंगे, है ना। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब हम इसके रिएक्शंस में देखते हैं कि हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार ईथर के ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, किसका, कंसनट्रेटेड H2SO4 का। ओके, तो हम ले लेते हैं जनरल रिएक्शन में एक ईथर ROR
इसके हम दिखाएंगे लोन पेयर्स। हाँ, अब इसमें हम डाल देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, यानी कि किस तरह से टूटेगा ये, H आयंस और HSO4 में, नेगेटिव में, है ना, इस तरह टूटेगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H आयन और HSO4 नेगेटिव को रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है जब ROR ईथर और कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, है ना। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो उनमें से एक जो होता है हाइड्रोजन, ये H आयन जो होता है, उनमें से एक लोन पेयर पे अटैक कर जाता है। तो प्रोडक्ट देखिए अब क्या बन जाता है, ROR। ठीक है, यहाँ पर ROR है, इसके पास से लोन पेयर, उसमें से एक में हाइड्रोजन ने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स थे वो क्या कर दिया, उसने लूज कर दिया, तो उसमें साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी जो HSO4 नेगेटिव पार्ट होता है वो किस तरह से जुड़ेगा, इसमें आप देखिए, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप कह सकते हैं HSO4 नेगेटिव है वो एक ही में, मगर उनके जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होंगे। ठीक है, वो बस आयंस की फॉर्म में एक साथ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो बना है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये ईथर का सॉल्ट है ना, एक सॉल्ट ही तो है, ये पॉजिटिव पार्ट है इस तरफ और इस तरफ है नेगेटिव पार्ट, ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड है ना, आयनिक स्टेट में है दोनों के दोनों। तो इसका नाम होता है ऑक्सोनियम और ये सॉल्ट है, सो ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल। और ऑक्सोनियम ग्रुप है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है, कैटाइनिक चार्ज है, तो इसका नाम ऑक्सोनियम डाई अल्काइल ऑक्सोनियम। और फिर इसके ऊपर ऑक्सोनियम के बाद बाहर क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे इसका नाम लिखना, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम अगर देखेंगे कंसनट्रेटेड एसिड की, जो हमने देखा, तो कभी भी अगर ईथर रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड एसिड से तो हमेशा कैसा सॉल्ट बनेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, एक सॉल्ट ही बनेगा हमेशा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हम किसी भी एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने ले लिया CH3O, इसके ऑक्सीजन के हम दिखाएंगे लोन पेयर्स। अगर हमने यहाँ पर रिएक्ट करवा दिया HCl के साथ, यहाँ पर भी हमने कंसनट्रेटेड लिया है, क्योंकि हमने अभी तक रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड एसिड्स की कराते हैं। यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड HCl लिया है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने का एक ही वो है HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, एक ही वो है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ पर भी ये लगेगा इस तरफ, और ये बन जाएगा, अब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए, CH3O CH3, इस O के साथ एक H चला जाएगा और यहाँ पर से इसका एक बॉन्ड लूज हो गया है, यानी कि एक लोन पेयर चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये Cl भी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ आयनिक स्टेट में। ठीक है, तो ये भी आयनिक स्टेट में आ गया, इसका नाम खुद लिख लीजिए। यहाँ पर 2 क्या है, मिथाइलिक ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। और फिर क्या है, ऑक्सोनियम ग्रुप है, ऑक्सोनियम के बाहर क्या है, क्लोराइड आया ना वो, सो क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे इसका नाम इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसी तरह हमने और सॉल्ट्स ले लिए, जैसे कि अगर हम ले लें सेम ईथर को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरह से बॉन्ड टूटेगा, एक H आयन तो यहाँ निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब एक H आयन तो आपको पता है हमेशा की तरह क्या होगा, इस ईथर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और बचा हुआ NO3 नेगेटिव पार्ट जो होगा आयनिक बॉन्ड से इससे ज्वाइन हो जाएगा। CH3O, यहाँ पर H आयन इसके साथ, अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर NO3 नेगेटिव। इसका नाम भी लिख लीजिए, इसका भी नाम सेम रहेगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर डाई
मिथाइल डाइमिथाइल ऑक्सोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर है NO3 है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नाइट्रेट। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर ईथर में। ठीक है, तो हमने फिर से यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पर ईथर लेना है। ईथर है ये हमारे पास CH3, इस तरह से हम दिखाएंगे इसका स्ट्रक्चर। ईथर लिया हमने, और हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने यूज़ किया BF3। ठीक है, BF3, इसका भी ओपन स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा देते हैं। BF3, ठीक है, BF3 में आपको पता चल रहा होगा कि जो बोरोन है इसके पास होते हैं पूरे 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। होते हैं कि नहीं होते हैं? उनमें से जो 3 होते हैं आउटर मोस्ट में होते हैं, और आउटर मोस्ट में से जो 3 हैं ये रहे उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फ्लोरीन को भी एक एक चाहिए होता है अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इस तरह से ये क्या करते हैं अपना, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मिला करके 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बोरोन है, बोरोन को अपने आउटर मोस्ट में कितने चाहिए, 8 चाहिए, है ना, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, फिर होते हैं 8 होते हैं। तो इसके फर्स्ट शेल में तो 2 होते हैं, और सेकेंड शेल में इसके पास कितने हैं, 6 है ना। इनको मिला करके तो आपके पास 6 हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें चाहिए इसमें क्या हो, +2 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, इस ईथर से रिएक्शन करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी हैं लोन पेयर्स, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकती है, मगर इस ऑक्सीजन को यहाँ पर किसी से भी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है और वो उसने बना रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स इस बोरोन को दे देगा बिना ही बॉन्ड बनाए। तो ऑक्सीजन नहीं चाहता कि कोई बॉन्ड बने, मगर ये मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर ले, क्योंकि बोरोन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, अब एक मेन बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर हमारा ईथर, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये यहाँ पर एक्सेप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर होने से पहले ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी है ये। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी है ये। और यहाँ पर जब भी हम कभी भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेस, है ना। हमेशा कहते हैं हम लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। और जो भी एक्सेप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं लुईस एसिड, A फॉर एक्सेप्ट और A फॉर एसिड। इसी तरह हम याद करते हैं, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेता है, डेफिशिएंट है इसका मतलब, और एक्सेप्ट करेगा, तो उसे हम हमेशा कहेंगे लुईस एसिड, और लुईस बेस जो कि डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है ये। तो इस तरह से क्या होगा, अब जो रिएक्शन है इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। तब ये बॉन्ड कैसा बनेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन दे रहा है, B तो दे ही नहीं रहा, तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अब ये रिएक्शन कैसे होगी। ये CH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर CH3 है, इस तरह से। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, B को दे रहा है, और ये क्या है, BF3 है ना, BF3 है, तीनों के तीनों दिखा देती हूँ। जब इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, शेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है किसके, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, हमारे ऑक्सीजन के हैं। बिना ऑक्सीजन को क्योंकि किसी और के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाना, क्योंकि उसको अभी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। उसके पास जितने ऑक्सीजन के पास जितने बॉन्ड है वो उससे इतना खुश है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे और किसी की इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसा चाहेगा कि वो अगर एक और बॉन्ड बना लेगा तो वो बन जाएगा अनस्टेबल। तो चाहता है कि मेरा जो लोन पेयर्स हैं वो किसी को दे दे बिना बॉन्ड बनाए, वो किसी से बॉन्ड नहीं लेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा, ऑक्सीजन जो है बोलेगा, बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेगा कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। वो बस चाहेगा
कि तू या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले ले, बी को बोलेगा वो बोरॉन को कि वो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले ले और एक जो बॉन्ड है वो बना ले, है ना। तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपना बोरोन जो है, बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें शेयर नहीं कर रहा है, तब हम इसे बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो इस टाइम पे हमारे पास कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस, इस ऐसे ही बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एक कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा कि वो भी किसी के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को दे देगा और इस तरह का एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनना या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाना, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं इसे हम, कि ऑक्सीजन का कोई यहाँ पर वो नहीं है, शेयरिंग नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन इस बोरोन को बॉन्ड शेयर कर रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C-O बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी तक क्या कर रहे थे कि C जो है हमारे पास ROR कह सकते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे थे अभी तक। अब हम क्या करा रहे हैं, COC वाले में से इन बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था वहाँ पर, यहाँ पर भी सेम रहेगा, C-O बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। तो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI और HBr। अगर हम ईथर की रिएक्शन करवाएं HI और HBr से, तब क्या होता है, देखिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये है हमारे पास CH3OCH3, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया HI के साथ, ठीक है। HI हम जानते हैं H पॉजिटिव I नेगेटिव में टूटेगा, क्योंकि ये हेलोजन है और ये है हमारे पास H आयन, तो इस तरह हमेशा H आयन में टूटेगा। अब यहाँ से हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, सपोज कोई भी तोड़ सकते हैं, दोनों में इक्वल हमारे पास कार्बन है। ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होगा, CH3 पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के पास ले आइए, जैसे कि ये यहाँ आ जाएगा और ये CH3 के पास आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा CH3I और ये बन जाएगा CH3OH, यानी कि एक तो बन गया मिथाइल आयोडाइड, लिख लीजिए आप मिथाइल आयोडाइड, और ये बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो HI है, हमने HI को हमने यूज़ किया है एक्सेस में, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने HI को एक्सेस में यूज़ किया है तभी जो CH3I है ना वो बनेगा, ठीक है, तभी CH3I एक मेजर प्रोडक्ट में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर हमने इसे मेजर में एक्सेस में नहीं लिया है तो ये एक मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये कम अमाउंट में बनेगा, और जब कम अमाउंट में बनेगा तो हमें इस रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा बने, मिथाइल आयोडाइड ज़्यादा बने, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, HI इज़ यूज्ड इन एक्सेस, देन CH3I, और देन CH3I इज़ फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो CH3I जो है मेजर प्रोडक्ट का बनेगा जब हम HI को ज़्यादा लेंगे, तभी ज़्यादा रिएक्शन होगी और CH3I ज़्यादा बनेगा। अब इस रिएक्शन का हमें देखना है मैकेनिज्म, तो वही देखते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। जो अभी हमने पिछली बार ये रिएक्शन किया था, ये सेम CH3OCH3 प्लस HI वाली रिएक्शन, इसी का मैकेनिज्म हमसे पूछ सकते हैं। कई बार पूछा भी जाता है वाली मैकेनिज्म, तो आपको आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन करते हैं। इसका एक स्टेप का ही मैकेनिज्म है, छोटा सा मैकेनिज्म है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। CH3 रिएक्शन में पहले ही बता चुकी हूँ, CH3OCH3 प्लस HI गिव CH3I प्लस CH3OH, ठीक है। आपको बोलेगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और इस तरह से ये रिएक्शन आपकी नीचे पे लिख दी जाएगी। तब आपको समझना है कि ये रिएक्शन हमने की हुई है और आपको करनी भी आ जाएगी। जब आपने करा है तो आप कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो आप बनाएंगे वहाँ पर CH3OCH3 और इसके आप दिखाएंगे लोन पेयर्स, ये आपके लोन पेयर्स इसके ईथर के। फिर आप दिखाएंगे HI दिखाएंगे H पॉजिटिव H, और फिर I नेगेटिव होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बताएंगे रिएक्शन में कि जो CH3 है, ये वाला जो बॉन्ड है CH3O वाला, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, क्योंकि HI जब इसमें डल चुका है तो ये टूट जाएगा। ओके, अब ये जब बॉन्ड टूट जाएगा तब क्या होगा, ये जो H और I है वो रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। यहाँ पर CH3 की क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। CH3 जो है CH3 के साथ कौन जाएगा, I नेगेटिव,
और ये नेगेटिव है तो उसके साथ कौन जाएगा, H पॉजिटिव। तो अब ये जो बनेगा वो लिख लीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे CH3OH, है ना, और क्या बना CH3HI, CH3I, है ना, मिथाइल आयोडाइड और मिथेनॉल दोनों के दोनों बनके तैयार हो जाएंगे। अब हमने एक स्टेप बोला कि HI जो है वो हमें एक्सेस में लेना है, तभी CH3I जो है एक्सेस में बनेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसके बाद का जो स्टेप है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाएंगे यही सेम रिएक्शन को, यहाँ पर हम डाल देंगे I पॉजिटिव, इस तरह से I पॉजिटिव हम इस तरह पूरा दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। I नेगेटिव जो है यहाँ पे दिखाएंगे हम, क्योंकि वो I नेगेटिव के फॉर्म में ही निकल रहा होगा, तो I नेगेटिव को हम एक्सेस में दिखा रहे हैं, तो I नेगेटिव को हम ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही हम I नेगेटिव को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर I नेगेटिव लिख दिया है, तो जब सोचिए, ध्यान से सोचिए, I नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, ये मिथेनॉल जो है इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। मिथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, आप इस तरह से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर, इफ़ HI इज यूज्ड इन एक्सेस, अगर हमने उसे एक्सेस में यूज़ कर लिया है तब क्या होगा, एक्सेस में यूज़ करने के बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्योंकि ये तो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है ये मिथाइल आयोडाइड, क्या होगा जब CH3OH यानी कि मिथेनॉल के साथ भी हम HI रिएक्ट करवाते हैं, HI से रिएक्ट करवाते हैं इसे, और फिर क्या होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर CH3OH का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HI के साथ करवाएंगे, क्योंकि हमने एक्सेस में लिया है तो और बहुत सारे HI होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। जब हमारे पास मिथेनॉल बन चुका होगा तब वो क्या करेगा, HI से रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो CH3 है, यहाँ पर जो H आयंस हैं ये फिर से रिएक्ट कर जाएंगे इससे, यहाँ पर ही आ जाएगा, है ना, H आयन यहाँ पे लग जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब CH3OH, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अभी इस ऑक्सीजन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो शेयर कर लिए हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि I जो है किस में है, एक्सिस में है, तो इसमें हम अब एक हमें स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा कि हमने पहले H से रिएक्ट करवाया और फिर I से, तो जब हम I से रिएक्ट करवाएंगे, देखिए यहाँ पर I नेगेटिव से रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, दिख रहा है आपको, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है जो कि स्टेबल है, सो वाटर बना कर निकल जाएगा और बचा CH3, और जो CH3 है इस I के साथ CH3I बनाएगा, ठीक है। समझ में आई आपको ये रिएक्शन, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। हुआ क्या, शुरू में हमने करवाया ईथर का रिएक्शन विद HI, नॉर्मल रिएक्शन हमने करवाया, है ना, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया CH3 वाला, और ये वाला पार्ट हो गया था नेगेटिव और ये वाला पार्ट हो गया था पॉजिटिव, इतना समझ में आ गया आपको। फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए तो हमने HI को भी उसी तरह तोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाले को हमने पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, यानी कि हमारे पास मिथेनॉल और CH3I बन गए, ये आपने रिएक्शन में भी देख लिया था। फिर अगर मैकेनिज्म यहाँ पर था क्या, मेन बात ये थी कि HI को अगर हम एक्सेस में लेंगे तभी CH3I जो है एक्सेस में बनेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने HI को और रिएक्ट करवाया, यानी कि इसके बाद वाले स्टेप में भी हमने क्या किया, फिर से HI इसमें प्रोवाइड कराया, यानी कि I नेगेटिव आयंस और दिए हमने इसको, तो I नेगेटिव आयंस और देने, यानी कि HI से रिएक्ट कराने से क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ H आयन लगेगा, पहली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो दिख रहा है वो अलग से टूट जाएगा, अपना वाटर मॉलिक्यूल का स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और बच गया CH3, और CH3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, I नेगेटिव आयन जो HI कम में उसमें से आया था, HI में से आया था, I नेगेटिव ये CH3 से रिएक्ट करके CH3I बनाएगा, यानी कि एक तो पहले बना CH3I, अब ये दोबारा CH3I बनाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 बार CH3I बन जाएगा, यानी कि इसी तरह तो कितने बनते जाएंगे, तो इसी वजह से HI को मेजर में लेते हैं ताकि ये CH3I भी मेजर अमाउंट में बन जाए। अब हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग R ग्रुप। अभी तक हमने देखा था ROR ग्रुप में O से पहले हमने रिएक्शन करवाया था, फिर O' R बॉन्ड तोड़ा था, अब हम जो R है, R के साथ H है ना, तो उसमें हम R के साथ रिएक्शन देखेंगे जिसमें R ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट है एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, यानी कि एयर एंड लाइट का क्या रिएक्शन होगा जब हम
इसको ईथर से रिएक्ट करवाएंगे, एयर एंड लाइट की प्रेजेंस में ईथर को हम लेके आएंगे तो क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ईथर कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड लाइट। और इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछा जाता है कि व्हाई प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन ऑफ ओल्ड सैंपल्स ऑफ ईथर्स। अगर ईथर के पुराने सैंपल्स का अगर हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्यों? और ये क्वेश्चन भी एक आपको आंसर सा दे रहा है ना, कि हमें मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि कुछ तो हो रहा है ऐसा कि जिससे हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है जब ईथर एयर एंड लाइट के कांटेक्ट में आता है। तो एक ईथर बनाते हैं CH3 CHO CH2 CH3, है ना। आप सोच रहे होंगे मैंने इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कम क्यों बनाया है, क्योंकि वो हमें शो करना है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ इसको मैं, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लग रहा है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। एयर इज बेसिकली हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। लाइट यानी कि हमारे पास है H, लाइट से रिएक्शन करवा दिया हमने। जब भी ये ऑक्सीजन और लाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या कर देता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस C और H बॉन्ड के बीच में आ जाएगी। ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ये दोनों के दोनों इस CH के बॉन्ड के बीच में आ जाते हैं। तो देखिए अब क्या बन जाता है, CH3 CHO CH2 CH3, इतना तो था। यहाँ पर अब ये जो 2 ऑक्सीजन है वो आ जाएंगे इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बॉन्ड के बीच में। और आप जानते हैं जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परऑक्साइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड। और मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी हमारे पास परऑक्साइड का बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये जैसे ही O' बॉन्ड बनता है वो टूट जाता है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। तो ये जब भी बनता है उसी टाइम पर ये टूट जाता है। O' बॉन्ड यानी कि परऑक्साइड का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उसी टाइम टूट जाता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है, जो कि आप जानते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए जब भी हम पुराने सैंपल्स के ईथर के साथ हम डील कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, व्हेन ईथर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड लाइट हाइड्रोपरऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो बना क्या, हाइड्रोपरऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का पर बनने का मतलब यानी कि दोनों के यहाँ पर वैलेंसीज अभी O- हो जाएगी, यानी कि दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं जब एक दूसरे के साथ। हाइड्रोपरऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज़ हाईली एक्सप्लोजिव है ना। Therefore, precautions should be taken during distillation of old samples of ether। तो वो कभी भी फूट सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, इसीलिए आपको प्रिकॉशन लेने को कहा जाता है। अब हम देखेंगे हेलोजिनेशन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में भी यहाँ पर भी हमारे पास जो R ग्रुप है वही रिएक्शन इन्वॉल्विंग R ग्रुप चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर ईथर का हेलोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं ईथर का हेलोजिनेशन कैसा होता है, CH2O CH3, है ना। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन से, क्लोरीनेशन करवा देते हैं इसका। और जब भी हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं तो हम इसे डार्क में करवाते हैं, अंधेरे में। क्यों? क्योंकि लाइट में तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है ना। यहाँ पर लाइट में क्या हो जा रहा है, लाइट है तो ऑक्सीजन भी है ना। तो जैसे इसको लाइट मिल जाती है, ये क्या कर देता है, इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, डाईइथाइल ईथर जो था हमारे पास उसमें ट्रैप हो जाता है और ये बन जाता है हाइड्रोपरऑक्साइड, है ना, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हम इसे डार्क में ले रहे हैं। समझ में आ रही है ना हमने डार्क में क्यों लिया इसको, ओके। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या होंगे, अल्फा कार्बन। तो उन दोनों में ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये Cl ग्रुप जुड़ना चाहिए, है ना। मगर ये क्या होगा, स्टेप वाइज होगा, इसके एक साथ नहीं हो पाता है, स्टेप वाइज होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में इस वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे हम क्लोरीन और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन के साथ। तो पहले स्टेप में हम इस वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन है एक H और एक Cl मिलके बनाएंगे HCl और ये बन जाएगा अब CH3 CH। अब यहाँ पर Cl आ गया ना एक, तो यहाँ पर Cl और एक H
Cl के साथ चला गया है और ये हो गया CH2CH3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन फिर से करवाएंगे डार्क में Cl2 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर भी क्योंकि चाहिए, दोनों ही ऑक्सीजन के लिए उसकी वैल्यू सेम होगी, दोनों ही ऑक्सीजन से सेम डिस्टेंस में है वो कार्बन, तो यहाँ पर भी होगा क्लोरीनेशन CH3 CHO CH2 यहाँ पर CH3 ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, CH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर Cl ऑलरेडी था, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा और एक Cl के साथ मिलके बनाता है HCl, जो कि बाहर हो जाएगा और इसके जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा दोनों की अल्फा पोजीशन में, ठीक है। तो क्लोरीनेशन कराने के लिए हमेशा हमें क्या कराना पड़ता है, एक एक बार करके इसका क्लोरीनेशन कराना पड़ता है। एक अल्फ़ा है और एक अल्फ़ा डैश है, इसका नाम भी लिख लीजिए आप, नाम एक अल्फ़ा है और इसके रेफरेंस में हमने दूसरे वाले को अल्फ़ा डैश लिया है। सो अल्फ़ा डैश डाइक्लोरो, दोनों क्लोरीन है, डाइक्लोरो इथाइल ईथर, तो वो ऑलरेडी है इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर लिखते थे ना हम, डाइथाइल ईथर। तो अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश में क्या है, ये दोनों सिचुएटेड है, अल्फ़ा डैश डाइक्लोरो इथाइल ईथर। इतना समझ में आ गया आपको, और भी करवाने की ज़रूरत है। हाँ, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप होगा, देखते हैं क्या होता है वो नेक्स्ट स्टेप। पहली रिएक्शन हमने करवाई थी डार्क में, है ना, डार्क कंडीशंस में करवाई थी। अगर हम इस रिएक्शन को लाइट कंडीशन में करवाएंगे तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा वो, है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ और होगा। वो क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। बस हमें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करना है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, बस हमें लाइट पहुँचानी है यहाँ पर कैसे भी, ऑक्सीजन नहीं बचानी है, ठीक है। सो लाइट है यहाँ पर, और क्या होता है यहाँ पर 10 Cl2 हमने प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर कितने हैं टोटल, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन्स हैं, 10 Cl यहाँ पे चाहिए पड़ेंगे। तो इसमें जब भी हम लाइट की कंडीशन में करवाते हैं इसका क्लोरीनेशन, तो सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त वाला हेलोजिनेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पर CH3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, CCl3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर CCl2O CCl2 CCl3, है ना। अब यहाँ पे सारे हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, Cl ने किया, और सारे H जो हैं Cl के साथ भी तो HCl बनाएंगे, तो 10 HCl भी बनेंगे यहाँ पर, समझ में आ गया। अगर हम कभी भी करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे के सारे हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर लेगा। ओके, इसका नाम क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। इसका नाम होता है पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, यानी कि हर किसी के पास यहाँ पर क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, और है ये इथाइल की चेन, और है क्या ये ईथर ग्रुप। सो पर क्लोरो इथाइल डाइथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो हर बार की तरह सेम है, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी, है ना। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर्स में अगर हम हेलोजिनेशन करवाएंगे, तो ईथर है ये एरोमेटिक है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप, तभी तो ये बनेगा एरोमेटिक ईथर। तो ये क्या है, एनिसोल है, हम जानते हैं जब भी बेंजीन के ऊपर होता है OCH3 ग्रुप तो हम कहते हैं एनिसोल। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, एनिसोल का रिएक्शन आप करवा दीजिए, तो अगर आपको एनिसोल नहीं पता होगा तो आप ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन तो सभी को आती है, बट एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। सो एनिसोल का हमने रिएक्शन करवा दिया क्लोरीनेशन, और हम जानते हैं क्लोरीनेशन के लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोजन कैरियर। सो इट इज़ एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeBr3, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, OCH3 ग्रुप है, OCH3 यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप। सो एल्काइल ग्रुप्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स ऑलवेज डायरेक्ट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर FeCl3 की प्रेजेंस में ये क्लोरीन जाएगा ऑर्थो, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एनिसोल और पैरा क्लोरो एनिसोल। अब हम करवाएंगे इसका नाइट्रेशन, एनिसोल का। नाइट्रेशन हम हमेशा करवाते हैं किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड।
दोनों के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, है ना। HNO3 का आप जानते हैं OH और NO2 इस तरह से हम कराते हैं, और ये जो NO2 पार्ट होता है वो एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा में जाता है। ये बात हमने पहले भी समझी थी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा OCH3 में एक बार पैरा पोजीशन और एक बार ऑर्थो पोजीशन। नाम हो जाएगा इसका ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम फिर से क्या करवाएंगे, एनिसोल का रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। और यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 में से जाएगा HSO3H जो है SO3H ग्रुप जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो SO3H है भले ही वो OCH3 से स्ट्रॉन्ग हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट जो होगा OCH3 ही करेगा इसे, ठीक है। तो SO3H जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इसलिए नाम हमेशा इसी के रेफरेंस में चलेगा। सो ऑर्थो पोजीशन में कौन है, मेथॉक्सी ग्रुप है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी तरह पैरा पोजीशन में कौन हो जाएगा, अब SO3 के H के रेफरेंस में यहाँ पर पैरा पोजीशन में मेथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का एडिशन, एल्काइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालते हैं एल्काइल हैलाइड एनिसोल में। तो यहाँ पे से क्या होगा, एक बार CH3 ऑर्थो में एक बार पैरा में जाएगा, यानी कि ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और पैरा मिथाइल एनिसोल बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, गिव सम यूजेस ऑफ ईथर। मेन चीज़ है, तो ईथर के हमें देने हैं कुछ यूजेस। तो ईथर को हमने इससे पहले भी बताया था कि हम इसे यूज़ करते हैं एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो हमें चीज़ों को घोलने में हमारा जो ईथर होता है, मैंने बताया था आपको, कहाँ बताया था, आप याद कीजिए कि हमने लिखा था डीनेचर्ड अल्कोहल पढ़ा था। तो डीनेचर्ड अल्कोहल में हमने यूज़ किया था किसको, ईथर को यूज़ किया था हमने, और पायरीडीन को यूज़ किया था एज अ सॉल्वेंट, ताकि जो वो अल्कोहल है वो क्या हो जाए, डीनेचर हो जाए, ख़राब हो जाए, है ना। तो वहाँ पर भी घोलने का काम कौन कर रहा था, ईथर कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर है डाईइथाइल ईथर, उसको भी आप जानते हैं, डाईइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक दीज डेज। तो डाईइथाइल ईथर जो एनेस्थीसिया में काम होता है, यानी कि बेहोश करने में काम आता है। सो ये जो है, ये यूजेस हैं ईथर के। तो आज जो है हमने ईथर जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अभी आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।